अंग विद्या का ये कहना कि इंसान की जिंदगी की खासियतें उसके जन्म के नक्षत्र से जुड़ी होती हैं, ये हमें सीधा एक बहुत ही गहरे सवाल पर ले आता है। क्या हमारी किस्मत, हमारा भविष्य सच में सितारों में लिखा है? ये सवाल सदियों से हम इंसानों को परेशान करता आया है, सोचने पर मजबूर करता आया है। तो चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तलाश में ज्योतिष की जड़ों तक पहुंचते हैं, समय में एक लंबा सफर तय करते हैं। और ये सफर सिर्फ भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की कोशिश की। अपनी इस यात्रा में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे उन प्राचीन लोगों से जो बस रात में आसमान को निहारते थे। फिर देखेंगे कि कैसे उस आसमान को 12 राशियों में बांटा गया। इसके बाद भारत की अपनी ज्योतिष परंपरा, ज्योतिष की गहराइयों में उतरेंगे और ये भी जानेंगे कि एक ज्योतिषी का काम असल में कितना मुश्किल और गणित पर आधारित होता है। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी ये प्राचीन विद्या क्यों जिंदा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी काम से, रात के आसमान को देखना। लेकिन ये सिर्फ तारों को देखना नहीं था, ये एक गहरी कोशिश थी जिंदगी के पैटर्न को समझने की, छुपे हुए रहस्यों को जानने की। और ये खोज कोई नई नहीं है, हजारों साल पुरानी है। सोचिए, लगभग 2100 ईसा पूर्व, मतलब आज से 4000 साल से भी पहले, मिस्र में ताबूतों के ढक्कनों पर नक्षत्रों के नक्शे मिले हैं। फिर ये ज्ञान पहुंचा बेबीलोन। वहां के ज्योतिषियों ने तो कमाल ही कर दिया। वो आसमान की हर छोटी बड़ी घटना को बड़ी सावधानी से रिकॉर्ड करते थे। वो मानते थे कि ये देवताओं के संदेश हैं। और फिर बेबीलोन और मिस्र से होते हुए ये सारा ज्ञान पहुंचा यूनानियों के पास, जिन्होंने इसे एक प्रॉपर सिस्टम, एक शास्त्र की शक्ल दी। इन सभी पुरानी सभ्यताओं में एक बात कॉमन थी, एक विश्वास जो सबको जोड़ता था कि ऊपर आसमान में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर नीचे धरती पर, हमारी जिंदगी पर पड़ता है। ग्रहों की चाल हो, ग्रहण हो या कोई टूटता तारा, ये सिर्फ खगोलीय घटनाएं नहीं थी, बल्कि ये ऊपर वाले के भेजे हुए जरूरी संदेश थे। लेकिन सिर्फ आसमान को देखते रहना तो काफी नहीं था। सवाल ये था कि इस जानकारी को एक सिस्टम में कैसे ढाला जाए। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है गणित की, ज्योतिष की जटिल गणनाओं की। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि आज हम जिस 12 राशियों वाले ज़ोडियाक को जानते हैं, उसकी नींव बेबीलोन में रखी गई थी। उन्होंने ही सबसे पहले आसमान को 12 बराबर हिस्सों में बांटा था। बाद में जब ये ज्ञान यूनानियों तक पहुंचा तो उन्होंने सिस्टम को और बेहतर बनाया, उसे और गहराई दी, हर राशि को खासियतों से जोड़ा। और यहीं से शुरुआत हुई व्यक्तिगत राशिफल की, यानी हॉरोस्कोप की, जो अब सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए नहीं बल्कि हर आम इंसान के लिए था। पर जिस वक्त पश्चिम में ये सब हो रहा था, उसी दौरान भारत में ज्योतिष की एक बिल्कुल अलग और बहुत ही गहरी परंपरा विकसित हो रही थी। एक ऐसी परंपरा जो दर्शन और अध्यात्म से गहराई से जुड़ी थी। इसे हम कहते हैं ज्योतिष। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है प्रकाश का विज्ञान। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। मतलब एक ऐसा विज्ञान जो ग्रहों से आने वाली प्रकाश के जरिए हमारे जीवन के अंधेरों को रोशन करने का दावा करता है। यहाँ पश्चिमी और वैदिक ज्योतिष में एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सूरज पर ज्यादा ध्यान देती है, जो हमारी बाहरी पर्सनैलिटी को दिखाता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष चंद्रमा को कहीं ज्यादा महत्व देता है। चंद्रमा जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी भीतरी दुनिया का प्रतीक है। इसीलिए ज्योतिष में 27 नक्षत्रों की एक बहुत ही लंबी लेत प्रणाली का इस्तेमाल होता है, और ये कर्म और पुनर्जन्म जैसे सिद्धांतों से भी गहराई से जुड़ा है। ज्योतिष में ग्रहों के लिए ग्रह शब्द का इस्तेमाल होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पकड़ने वाला। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये आकाशीय पिंड हमारे भाग्य पर एक तरह की पकड़ रखते हैं और उसे प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो एक ज्योतिषी असल में करता क्या है? क्या ये सिर्फ भविष्य बताने का काम है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक जटिल शिल्प है, एक कला है, और शायद कला से भी ज्यादा ये भाग्य का गणित है। एक बात साफ समझनी चाहिए कि एक पारंपरिक कुंडली बनाना अखबार में अपनी सन साइन पढ़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे बहुत ही सटीक, बहुत ही जटिल गणितीय कैलकुलेशंस होती हैं। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, घबराइए मत, ये मैथ्स का एग्जाम नहीं है, इसे याद नहीं करना। बस ये समझना जरूरी है कि एक असली ज्योतिषी का काम कितना दकीक होता है।
ये फॉर्मूला ये मदद करता है लोकल मीन टाइम निकालने में, मतलब किसी के जन्म के बिल्कुल सही समय और जगह के हिसाब से आसमान का एकदम यूनिक नक्शा तैयार करने में। हर कुंडली की शुरुआत इसी तरह की एकदम सटीक कैलकुलेशन से होती है। तो ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, ये एक बहुत ही टेक्निकल काम है। और ये तो बस पहली सीढ़ी है। एक पूरी वैदिक कुंडली के विश्लेषण में दशा सिस्टम, डिविजनल चार्ट्स, नक्षत्रों की पोजीशन, भाव यानी घर का एनालिसिस और ग्रहों के खास कॉम्बिनेशन जिन्हें योग कहते हैं, ऐसी न जाने कितनी परतों को देखा जाता है। ये एक मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो चलिए अब वापस आज की दुनिया में लौटते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि हजारों साल पुरानी ये विद्या आज हमारे स्मार्टफोन और इंटरनेट के जमाने में कैसे जिंदा है और किस रूप में जिंदा है। एक छोटा सा सवाल है, हम सबने बर्थस्टोन या जन्म रत्नों के बारे में सुना है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इनकी लिस्ट आखिर आई कहाँ से? इसका इतिहास शायद थोड़ा हैरान कर दे। तो जवाब है साल 1912। जी हाँ, आज हम जिस बर्थस्टोन लिस्ट को मानते हैं वो कोई हजारों साल पुरानी नहीं है। इसे 1912 में अमेरिका के जूलर्स की एक संस्था ने मिलकर तय किया था। तो ये एक तरह से प्राचीन विश्वास और मॉडर्न कॉमर्स का एक दिलचस्प मेलजोल है। तो आज ज्योतिष हमारे चारों ओर कई अलग अलग रूपों में मौजूद है। एक तरफ जहां गहरा और जटिल वैदिक विश्लेषण है, तो वहीं दूसरी तरफ मैगजीन और वेबसाइट्स में मिलने वाले आसान से सनसाइन कॉलम्स भी हैं। ये प्राचीन कला आज भी जिंदा है, बस शायद इसके रूप थोड़े बदल गए हैं। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। इतनी वैज्ञानिक तरक्की के बाद, इतने बदलावों के बाद भी हम इंसान आज भी जवाबों के लिए, मार्गदर्शन के लिए सितारों की तरफ क्यों देखते हैं? शायद इसका जवाब ये है कि इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी जो इच्छा है वो उतनी ही पुरानी है जितने की ये सितारे खुद। ज्योतिष से जुड़ी सलाह के लिए 9871209534 पर संपर्क कर सकते हैं।